सो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप सभी कैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। क्लास नाइन्थ की है ये। सेकंड चैप्टर है हमारा, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, यानी सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है। पहला चैप्टर मैंने आप सबको बताया, अच्छे से क्लियर कराया है मैंने। चैप्टर भी समझाया। चैप्टर से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ, मैंने कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर निकाले। और आई होप सभी लोगों ने वो क्लास देखी है अच्छे से और समझ में भी आई होगी। इतना मेरे को पता है, जिन्होंने मेरी पहली क्लास देखी थी यानी चैप्टर समझा था, उनके एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए हुए। ठीक है। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास को भी पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने इसमें भी पहले चैप्टर को लिया है, चैप्टर के बाद मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर और 20 मैंने एमसीक्यूज रखे हैं और शायद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। अगर टाइम रहता है, मेरे को लगता है क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी में उनको समझा दूँ। वरना ये चैप्टर क्लियर कराने के बाद मैं कल आपको जो है क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज क्लियर करा दूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। बाकी आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है ये। ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा 9th क्लास का, एसएसटी का, यूरोप में समाजवाद यानी और रूसी क्रांति। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। चलिए, समाजवाद क्या है। सबसे पहला ग्राफ आपका यही बन के आया है मेरे भाई कि समाजवाद क्या है। समाजवाद क्या है। ठीक है। सबसे पहला ग्राफ ही यही बन के आया है आपके लिए कि समाजवाद क्या है। थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे इसे, क्योंकि इसी में से मैं इतना बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी इसी में से ही आपके निकल के आएंगे। और ये जो टॉपिक है समाजवाद, इस समाजवाद से मेरे हिसाब से इस क्लास में भी एक क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को ऐसा लगता है। तो इस मेरे अकॉर्डिंग इसमें से भी एक क्वेश्चन है। तो समझते हुए चलते हैं अच्छे तरीके से, समाजवाद क्या है। समाजवाद यानी सोशलिज्म। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो सोशलिज्म एक ऐसी विचार धारणा है जिसमें समाज के सभी संसाधन, जमीन, फैक्ट्री, बैंक, उद्योग आदि सरकार या समाज के नियंत्रण में होते हैं। देखिए, कहने का मतलब है कि जो बैंक, फैक्ट्री, उद्योग आदि जितनी भी बस चीजें हैं समाज में, जो संसाधन हैं, वो सभी किसके नियंत्रण में होती हैं? सरकार के नियंत्रण में होती हैं। ठीक है। किस लिए होती हैं सरकार के नियंत्रण में? ताकि सभी लोगों को बराबरी का न्याय मिल सके, सभी लोगों को बराबरी का न्याय मिल सके। ठीक है। एक चीज होती है ना कि आप किसी चीज का मतलब, एक समझ के चलिए, आप एक घर के मुखिया हैं, तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हाँ, इस तरफ को मुझे समझ के चलिए 100 रुपए आपके पास हैं और आप घर के मुखिया हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन 100 रुपए को 2 लोगों में बड़ी समानता से बांटू, या 3 लोगों में बड़ी समानता से बांटू, या 4 लोगों में बड़ी समानता से बांटू, उनमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव पैदा ना हो। तो बस वही कहना चाह रहा है कि इसमें जो है सरकार के नियंत्रण में क्या रहती है कि सरकार, यानी कि उनको ये पावर होती है कि हाँ, कोई वाद विवाद ना हो, सभी लोगों को न्याय तरीके से मिले, सभी लोगों की जो वस्तुएं हैं, जो भी संसाधन है, सभी को समानता यानी सभी को तरीके से मिले। ठीक है। इसी वजह से यह सारी चीजें संसाधन की जो है समाज में सरकार के नियंत्रण में रहती हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को। ठीक है। आगे चलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार, अच्छा, समाजवाद का, सरकार का नियंत्रण का क्या मुख्य उद्देश्य है समाजवाद? देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है अमीर गरीब की खाई खत्म करना। ठीक है। अमीर गरीब गरीब की खाई खत्म करना, यानी कि जो भेदभाव है उसको खत्म करना, इक्वेलिटी। ठीक है। और मजदूरों और किसानों को अधिकार देना, जो मजदूर है, जो किसान है, उनको एक अधिकार देना। समझ रहे हो हैं? शोषण शोषण को समाप्त करना। जो शोषण होता है आए दिन आप देखने को मिलता है हम सभी लोगों को, ठीक है, उसको बिल्कुल खत्म करना। ठीक है। समानता और सामाजिक न्याय लाना, यानी कि समानता और सामाजिक, लोगों में नई विचारधारा लाना, अच्छे तरीके से बैठना, उठना, बोलना, चलना, ये सारी चीजें एक समान तरीके से लोगों में घुलना मिलना, ये सारी चीजें सरकार का ये मुख्य उद्देश्य होता है समाजवाद के लेकर के। ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। चलिए, यूरोप में समाजवाद का उदय औद्योगिक क्रांतियों की बाद की स्थिति। यूरोप में जब समाजवाद हुआ उदय, औद्योगिक क्रांति के बाद की स्थिति क्या थी? समाजवाद में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके बाद की स्थिति यूरोप में किस तरीके, क्या क्या स्थिति पैदा हुई थी? यूरोप में समाजवाद का उदय और औद्योगिक क्रांति की बाद की क्या स्थिति रही? तो यूरोप में समाजवाद का उदय, औद्योगिक क्रांति के बाद की स्थिति 18वीं और 19वीं, 18वीं और 19वीं, कैसे यार, 18वीं
और 19वीं सदी से यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। इसके कारण देखिए, औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसके कारण क्या है? बड़े बड़े कारखाने बने, मजदूरों से 12 से 15 घंटे काम लिया जाता था, कम मजदूरी, महिलाओं और बच्चों से भी काम कराया जाता था, रहने और खाने की खराब व्यवस्था। इससे मजदूरों ने असंतोष बढ़ा और समाजवाद की विचारधारा शुरू की। देखिए, यूरोप में समाजधारा की विचारधारा क्यों शुरू हुई, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिए, क्या क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, किस वजह से ये समाजवाद की विचारधारा शुरू हुई? कि उस समय पे जब एक यूरोप में औद्योगिक क्रांति जो थी, जब वहां पे क्रांति जो लगी हुई थी, तो उसमें क्या था कि मजदूरों को 12 से 15 घंटे काम कराया जाता था मजदूरों से, महिलाओं और बच्चों से काम कराया जाता था, ठीक है, खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो ये सारी चीजें जब मजदूरों ने वहां पे देखी कि नहीं, इस तरीके से नहीं चल सकता है, तो ये सारी चीजें देखते हुए वहां के लोगों में असंतोष बढ़ा और समाजवाद की विचारधारा पैदा हुई। ठीक है, समाजवाद सबके समझ में आ ही गया है क्या है समाजवाद। ठीक है, चलिए आगे। समाजवाद के प्रमुख विचारक, ठीक है, समाजवाद के प्रमुख विचारक कौन थे? देखिए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जर्मनी के दार्शनिक, यानी कि कार्ल मार्क्स थे ये जो एक जर्मन के दार्शनिक थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इन्होंने इस किताब के माध्यम से बताया कि मजदूरों को संगठित होने को कहा। इन्होंने ये चीजें किसने कही हैं? इन्होंने। और इन्होंने क्या लिखी थी? एक किताब। और किताब से हमें पता चला था कि इन्होंने क्या लिखा है कि मजदूरों को संगठित होने को कहा गया। ठीक है, अमीरों के खिलाफ क्रांति की बात कही। ठीक है, निजी संपत्ति खत्म करने की बात की। ठीक है, मार्क्स का सिद्धांत समाज दो वर्गों में बटा और पूंजीपति मजदूर करेंगे और समाजवाद लाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मार्क्स ने अपने सिद्धांत में लिखी थी कि समाज दो वर्गों में बांटा जाए और पूंजीपत लोग जो हैं, पूंजीपत यानी कि पहला वर्ग ये था, और दूसरा वर्ग जो मजदूर करेंगे और समाजवाद लेके आएंगे। यानी कि मजदूरों ने ही मेरे भाई वो समाजवाद की पहल की थी और वही ये पहल लेके आए थे समाजवाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मेरे हिसाब से, ये अभी तक सब सही चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए दूसरा। अच्छा एक सेकंड, ये पहला पहला था ये, है ना? पहला ही था ये पहला ही था, पहला ही था, पहला ये था। ठीक, दूसरा। दूसरा, फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स के साथ ही मजदूरों के अधिकार की बात की और कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया। यानी कि इनके फ्रेडरिक्स जो एंगल्स थे, कार्ल मार्क्स के जो साथी थे इनके साथ में, उन्होंने मजदूरों को अधिकार की बात की और कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, किसने बढ़ावा दिया? जो कार्ल मार्क्स के साथी थे फ्रेडरिक्स एंगल्स, इन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया। चलिए, रूस की क्रांति 1900 के आसपास रूस में जार का शासन था। देखो मेरे भाई, जार किसे कहा जाता है रूस में? जार जो है उस टाइम पे राजा को कहा जाता था। ठीक है, रूस में जार उस टाइम पे राजा को कहा जाता था। रूस की स्थिति में 1900 के आसपास, रूस की स्थिति क्या थी 1900 के आसपास? कि रूस में उस टाइम पे जार यानी कि राजा का शासन था। देखिए नहीं, ये भी बोल रहे, देखिए रूस में राजा को जार कहा जाता था। ठीक है, उस समय रूस का जार कौन था, यानी कि रूस का राजा कौन था? राजा कौन था रूस का उस समय पे? कौन था? तो उस समय रूस का राजा था निकोल्स। ठीक है, उस समय रूस का राजा था ये। ठीक है, जार की विशेषताएं, पूर्ण तानाशाही, यानी कि कोई भी वो चीज नहीं कि किसी के लिए रियायत या कुछ देखा जाए, केवल अपनी तानाशाही दिखाना, अपनी सत्ता का गलत फायदा उठाना, वो दिखाना कि हाँ हम सत्ता में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रजा के लिए किसी प्रकार की कोई भावना नहीं, केवल अपना दिखना। ठीक है, कि जार की विशेषता की पूर्ण तानाशाही, जनता को कोई अधिकार नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। संसद कमजोर, यानी कि होती है ना एक पार्लियामेंट तरीके से, या बैठक बनाई जाती है उस टाइम पे एक मंत्री बोल सकते हैं, हाँ चलिए संसद, ये भी एक अच्छा वचन है इनका। संसद बिल्कुल कमजोर थी, इन लोगों की बैठक व्यवस्था थी जो बिल्कुल वो कमजोर थी, कोई भी कुछ नहीं था उसमें ऐसा, क्योंकि ना कोई अपनी बात रख सकता था ना उसको बोल सकता था। क्यों? क्योंकि एक तानाशाही शासन था। इस वजह से किसानों और मजदूरों की हालत उस समय पे खराब थी। ये चीज हमेशा याद रखना, जहां तानाशाही सरकार आपको मिलेगी, वहां चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, जहां तानाशाही सरकार आपको देखने को मिलेगी या तानाशाही राजा आपको देखने को मिलेगा, वह कभी भी इन दो वर्गों को न्याय नहीं मिल सकता है, कभी भी। ये चीज मैं आपको विद एग्जाम्पल या विद प्रूफ के साथ समझा भी सकता हूँ।
लेकिन अभी इस चीज का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे समझाने का। रूसी समाज की स्थिति, उस समय पे रूसी समाज की स्थिति क्या पैदा हो गई थी मेरे भाई, इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, समाज तीन वर्गों में बांटा था। पहला समाज तीन वर्गों में बांटा था। किसान सबसे ज्यादा संख्या और गरीब कर्ज में। ठीक है, किसान सबसे ज्यादा संख्या में थे और गरीब कर्ज में थे। मजदूर फैक्ट्री में काम करते थे, कम मजदूरी मिलती थी। पूंजीपति और अमीर वर्ग। पूंजीपति और अमीर वर्ग, पहला तो ये आपका हो गया, दो और तीन, ये आपके तीन वर्गों में बांटा गया। ठीक है, ये अलग है आपका। तो कौन से तीन वर्ग थे? किसान सबसे ज्यादा, जो किसान वर्ग था यानी मजदूरों का जो वर्ग था, एक वह वर्ग था। पूंजीपति और अमीर वर्ग, यानी कि तीन वर्गों में ये समाज बटा हुआ था, रूसी समाज उस टाइम पे। देखिए, आपको मैंने पहले चैप्टर में बताया था, उस चैप्टर में भी वर्गों का विभाजन था और यहाँ पे भी वर्गों का विभाजन है। तो ये वर्गों का विभाजन तो मेरे भाई शुरू से चलता हुआ आया है, ये अब से नहीं है, ये काफी टाइम से। और भारत में भी ये वर्गों का विभाजन इन अंग्रेजों की ही वजह से आया था, जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत देश में आया था। ठीक है, ये बड़े अच्छे से समझा सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे और आगे ये चैप्टर आएगा भी, मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि एसएसटी 9th और 10th वालों की मेरे पास है, 10th में वो चैप्टर आता है बड़े अच्छे तरीके से, तो समझेंगे भी। और शाम को जो मेरी एसएसटी की क्लास रहेगी, 10वीं क्लास के बच्चों की लाइव जो रहेगी, मेरे अकॉर्डिंग उसका वो वही क्लास रहेगी ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर, ये सारा सेकंड चैप्टर मेरा वही रहेगा। हाँ, मेरे हिसाब से भारत में राष्ट्रवाद, हाँ यही मेरा सेकंड चैप्टर रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। रूसी क्रांति के कारण, देखिए रूस में जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे? जारा की जो तानाशाही थी उससे लोग परेशान हुए थे। जारा क्या, यानी कि राजा की जो तानाशाही थी उससे लोग परेशान हुए, और परेशान होकर लोगों ने क्रांति जो है प्रारंभ की। जनता को कोई अधिकार नहीं था, किसी भी प्रकार का जनता को कोई अधिकार नहीं मिलता था मेरे भाई, क्योंकि उस टाइम पे राजाशाही शासन था और राजा हमारा तानाशाह था, तो जनता को कोई अधिकार नहीं था। विरोध करने पर सजा, देखिए अगर ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी चीज है, अगर आप किसी चीज का, अगर आपको लगता है कि हाँ हम इस समय पावर में हैं, अच्छी पावर में हैं, अच्छे ओहदे पे हैं, तो प्रेजेंट में भी अगर आप देख के चलते हैं, आप में से कोई भी बच्चा या कोई भी आपसे बड़ा हो और वो पावर में होता है, तो वो जो है गलत फायदा उठा सकता है उस चीज का, या अपने से छोटे को दबा सकता है बड़ी आसानी से, दबाने का, या दबा नहीं सकता है तो प्रयास करता है आसानी से दबाने का। क्योंकि आज के दौर में देखा जाए तो पैसे को बड़ी पावर माना जाता है मेरे भाई, और वही चीज मैं बोलना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, और वही चीज ये भी बोल रहा है कि जनता की कोई अधिकार नहीं था, अगर जनता इस चीज किसी बात का विरोध करती थी तो उसको सजा मिलती थी। दूसरा, आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या बहुत थी उस टाइम पे, गरीबी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, मजदूरी नहीं मिलती थी, ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी, खाने पीने में भी ज्यादा परेशानी होती थी, सही खाना नहीं था, ये सारी चीजें भी बड़ी ही इंपोर्टेंट थी उस समय पे, जब एक जारा का शासन चल रहा था। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए रूस में क्रांति की जो है नई चलिए नई जंग पैदा हो रखी थी, ये सारी चीजें देखते हुए। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आया रूस में शांति का क्रांति का कारण क्या बना था, कि जारा की तानाशाही, जनता को कोई अधिकार नहीं, विरोध करने पर सजा और मिलती थी। दूसरा, आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या थी गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है, आगे औद्योगिक मजदूरों का शोषण। जो औद्योगिक मजदूर यानी कि जो काम करते थे फैक्ट्रियों में, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको जो है मजदूरी मिलने में परेशानी, और 12 से 15 घंटे जो मजदूरी करते थे, उन लोगों का शोषण होता था। ठीक है, किस तरीके से? लंबे समय तक काम करना, काम के अकॉर्डिंग उतना वेतन नहीं मिलना, कम वेतन मिलना, ये सबसे बड़ा था फैक्ट उस टाइम पे। और नंबर 4, 1905 की क्रांति। ठीक है, फिर 1905 की क्रांति, अभी हमने 1900 की देखी, उसके बाद 1905 की क्रांति। मजदूरों ने प्रदर्शन किया और जार की सेना ने गोली चलाई, इसे कहा जाता है ब्लडी संडे। देखो, जब 1900 की क्रांति के बाद, अभी हमने देखा, ठीक है, 1900 की क्रांति के बाद जब 1905 की क्रांति होती है मेरे भाई, 1905 की क्रांति जब होती है तो मजदूरों ने प्रदर्शन किया 1905 की क्रांति में। ठीक है, यहां तक आपने देखा 1900 की क्रांति। इसके बाद जब 1905 की क्रांति होती है, ठीक है, 1905 की क्रांति होती है, तो मजदूरों ने इसका प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ जाके मजदूरों ने जारा के खिलाफ, किसके खिलाफ? जारा के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो जार की सेना ने गोली चलाई, और उस गोली चलाने को क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे। ठीक है, उसे कहा जाता है ब्लडी
संडे किस वजह से कहा जाता है कि मजदूरों ने जब उसका प्रदर्शन किया तो जार जो है रूसी राजा जो था उस टाइम पे, तो उसने उन मजदूरों पे गोली चलवाई थी और उसे देखते हुए वहां पे उस चीज को नाम दिया गया था ब्लडी संडे। और मैं इतना बता रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा फैक्ट रहेगा, ये मैंने काफी बार क्वेश्चन देखा है 9th क्लास में कि ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है, क्योंकि जार ने मजदूरों पे गोली चलवाई थी 1905 में जो क्रांति हुई थी उसके विरोध में। ठीक है, चलिए आगे। फिर उसके बाद 1917 की रूसी क्रांति, फरवरी क्रांति, जिसे फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। 1917 की रूसी क्रांति जिसे फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये मैं जो थोड़ा डिटेल में मैं उस तरीके से लेके आता हूँ कि हाँ आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आपके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाए कि या तो आप यहाँ के रहें ना ही आप अपने स्कूल वगैरह या कहीं के भी, अगर आप कहीं से कोचिंग सेंटर वगैरह कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं या आप वहाँ के रहें। मेरा बस मानना इतना होता है कि मैं थोड़ी सी चीज़ों में ही इतना क्लियर करा सकूं कि हाँ आपको चैप्टर का 70 to 60% सिलेबस समझ में आ जाए कि हाँ चैप्टर हमसे क्या पूछना चाहता है या चैप्टर में किस चीज़ का जिक्र किया गया। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर बोलता हूँ, 100% नहीं दे सकता हूँ लेकिन 100% के अकॉर्डिंग मैं आपको 60 to 70% इतना ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, वही मेरी कोशिश रहती है। तो क्या है, 1917 की रूसी क्रांति और फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। 1917 की रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति में क्या हुआ, मजदूरों ने हड़ताल की, सेना ने साथ, अच्छा देखिए इसमें मजदूरों ने जब हड़ताल की तो सेना ने इसमें साथ भी दिया, लोगों को, सेना ने इसमें लोगों का साथ भी दिया। जार ने गद्दी छोड़ी, देखिए 1917 में आके जार ने फिर गद्दी छोड़ी, क्योंकि उस टाइम पे क्यों गद्दी छोड़नी पड़ी थी मेरे भाई, कि एक ना फैक्ट आ गया सामने। क्या फैक्ट निकल के आया कि इसमें जो है फिर सेना 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 ने भी साथ दिया लोगों का इस क्रांति में, चाहे इनडायरेक्टली ना दिया हो, डायरेक्ट ना दिया हो, पर इनडायरेक्टली उन्होंने साथ दिया था। ठीक है, तो जार ने गद्दी छोड़ी, जार निकोलस सेकंड का शासन खत्म हो गया और अक्टूबर क्रांति के नेतृत्व जिसमें फिर इसके जार निकोलस का शासन खत्म हो गया। फिर इसके बाद अगली क्रांति, फिर इसके बाद आपकी आती है अक्टूबर क्रांति। ठीक है, ये थी आपकी फरवरी क्रांति, फिर आती है आपकी अक्टूबर क्रांति। ठीक है, फिर आती है आपकी अक्टूबर क्रांति। चलिए, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, व्लादिमीर लेनिन ने, जिनकी पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये चीज याद रखना मेरे भाई, इंपोर्टेंट रहेगा ये, और मेरे अकॉर्डिंग इससे क्वेश्चन बनता है, बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनता है। इसके जब जार निकोलस सेकंड ने जब शासन खत्म किया तो उनके बाद कौन सी क्रांति चालू हुई और उस क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो उस क्रांति का नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने, जिनकी पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, चलिए आगे। इसमें घटना क्या हुई थी, इसमें घटना क्या हुई थी, इसमें घटना ये हुई थी, जो क्रांति हुई थी कि सरकार पर हमला और सत्ता पर कब्जा। देखिए सीधा सीधा जवाब है कि जब आप जो है सरकार पर हमला करते हैं, राजा पे किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि क्रांति आपकी अब छिड़ चुकी है। तो सरकार पर हमला हुआ, सत्ता पर कब्जा हुआ, समाजवादी सरकार बनी। समाजवादी यानी कि एक स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि सबको साथ लेके चलने वाली, यानी कि हर चीज को इक्वलिटी के साथ बांटने वाली वो सरकार बनी, और इसे कहा जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन, बड़ी अच्छे तरीके से ये मैं कह रहा हूं, मैंने ये अच्छे तरीके से समझाई ये क्लास अभी तक, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को खुद लग रहा है कि हाँ ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आएगी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग से इस क्लास को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि एसएसटी है मेरे भाई, सारा कुछ यही नहीं है कि टीचर के ऊपर डिपेंड हो, आपको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। 9th और 10th के बच्चे हो, अभी आपने 8th पास की है तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, थोड़ी सी मेच्योरिटी आपके अंदर आ जानी चाहिए। देखिए लेनिन के सुधार, लेनिन ने क्या सुधार किया, मैं एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूं, क्योंकि अक्टूबर क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने ही किया था, व्लादिमीर लेनिन ने ही अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया था। और इन्होंने क्या सुधार किया मेरे भाई, अक्टूबर क्रांति के जब आई उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या सुधार हुआ, जब लेनिन के पास समाजवाद की सरकार बनी तो क्या सुधार हुआ, जमीन किसानों में बांटी, फैक्ट्री मजदूरों को दी, बैंक राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति खत्म कर दी। देखिए बड़ी ही अच्छी चीज की, जब समाजवाद सरकार बनी, जब तानाशाही सरकार यानी जार का सरकार शासन खत्म हुआ, निकोलस का शासन जब खत्म हुआ, उसके बाद लेनिन व्लादिमीर लेनिन की सरकार आई, उन्होंने समाजवाद का जो है नेतृत्व किया, और फिर उन्होंने क्या क्या सुधार किया,
कि जमीन किसानों में बांटी, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, जो उनका अधिकार है भाई, किसान, जमीन किसको दी जाएगी? जो किसान है, जो खेती करता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है, सभी लोगों के लिए उगाता है, उस चीज पे ध्यान देता है, तो किसको दी जाएगी? किसानों को जमीन दे दी गई। फैक्ट्री मजदूरों को दी, फैक्ट्री किसको दी? मजदूरों को दी। बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, यानी कि एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिससे आप जो लोग जो है ऋण वगैरह ये सारा कुछ जो प्रावधान होता है कि किसी चीज को जरूरत पड़ रही है, कुछ ऐसा है, यानी कि कह सकते हैं एक सरकारी कर हम बैंक से ले सकते हैं, यानी कि बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, निजी संपत्ति खत्म कर दी गई। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से मेरे पे कोई दिक्कत नहीं आई है, यहां तक काफी अच्छा रहा है अभी तक। चलिए, फैक्ट 9, रूस बना समाजवादी देश। कैसे बना रूस समाजवादी देश? बड़ा अच्छा टॉपिक है। यूएसएसआर, यूएसएसआर यहाँ बना, ठीक है, यूएस कैसे बना एक समाजवादी देश? समाजवाद लागू हुआ, मजदूरों को अधिकार मिला, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य में देखिए समाजवाद आने से ना बड़ा फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ, किस तरीके से फायदा हुआ है कि उस टाइम पे एक व्यक्ति है, सपोज करते हैं एक व्यक्ति है और उसकी आमदनी है 1,000 रुपए, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को इतना पता है कि मुझे इन 1,000 में से ये सारा का सारा जो है इतने लोगों में विभाजित करना है, ये उसकी जड़ फैली हुई है, यानी कि ये जो है उसकी प्रजा है, एक तरीके से आप सोच सकते हैं इक्वलिटी है ये, उसको ये सारी चीजें देनी है। लेकिन उसका मानना क्या था कि इनमें से केवल मुझे इन लोगों को इतने लोगों में जो है इतना देना है और बाकी बचा शेष जो है मुझे अपने पास रखना है, यानी कि बोल सकते हैं तानाशाही, तानाशाही, ठीक है, बोल सकते हैं हम तानाशाही। लेकिन समाजवाद आने के बाद क्या हुआ मेरे भाई कि इक्वेलिटी, समानता, लोगों में समानता, यानी कि जब सरकार बनी लेनिन की तो लोगों में समानता आई, उन्होंने जो है निजी संपत्ति का अधिकार खत्म किया। जो किसानों को यहाँ पे, अब इसी चीज को देख लेते हैं, अगर किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, ठीक है, 50 एकड़ जमीन थी जो सरकार के पास, उसे किसानों में दे दिया गया। एज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सेट करके दे रहा हूँ, ठीक है, किसानों को दे दिया गया। फैक्ट्री मजदूर, फैक्ट्री में कौन जाता था मेरे भाई? मजदूर जाते थे, तो उनको सही वेतन देने का प्रयास किया गया और उन्हें सही वेतन मिलने लगा। जब ये सारी चीजें, समानता जब आई समाजवाद के बाद, तो सारी चीजों में सुधार हुआ, समाजवाद लागू हो गया, तो समाजवाद लागू हुआ, उसके बाद सारी चीजों में सुधार हुआ, शिक्षा में, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, ठीक है, लोगों को उनके अधिकार मिलने लगे, ठीक है। रूसी क्रांति का प्रभाव क्या था? देखिए रूसी क्रांति का क्या प्रभाव भारत पे भी, इस रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक, अच्छे तरीके से। भारत पर प्रभाव, मजदूर आंदोलन बढ़ा, आजादी की लड़ाई तेज हुई। देखिए रूसी क्रांति जो हुई है आपकी, रूसी क्रांति जो हुई है आपकी 1917 की जो क्रांति है, उसी के बाद तो रूस को भी समाजवाद मिला है, समाजवाद आया है रूस में भी उसी के बाद 1917 में। और उसी टाइम पे भारत में भी, उस टाइम पे जो अंग्रेजों का शासन था 1919 के आसपास था आपके, ठीक है, 1947 में तो आप आजाद हो ही गए थे, लेकिन उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा था जब रूसी क्रांति हुई और जब रूस को समाजवाद का अधिकार मिलता है, ठीक है, तो रूस से हमें क्या फायदा मिला कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? मजदूरों का आंदोलन बढ़ा। जब ब्रिटिश शासन हमारे ऊपर राज कर रहा था, तो जब लोगों को पता चलता है ये सारी चीजें, तो मजदूरों ने भी वह चीज देख के रंग, देखिए एक बोलते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, क्रिकेट को देख के, ठीक है, उस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ, मतलब समझना कि वही चीज हुई जब लोगों को पता चला कि हाँ इस तरीके से वहां पे भी एक नई विचारधारा का जन्म हुआ है। लोगों ने जब ये सारी चीजें समझी, तो मजदूरों ने अपना आंदोलन बढ़ाया उस टाइम पे जो हमारे आंदोलन चल रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, ठीक है। आजादी की लड़ाई तेज हुई, जो हमारी आजादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी उनमें हमने देखा बड़ी ही तेजी से वो लड़ाई लड़ने जाने लगी। लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन काफी अच्छे तरीके से जारी रखा, ठीक है। समानता की सोच आई लोगों में, इक्वेलिटी, समानता की सोच आई कि हाँ समानता क्यों जरूरी है। दुनिया पर प्रभाव, इससे ना देखिए वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इससे दुनिया पर भी प्रभाव पड़ा। हर एक चीज से भाई, रूस एक कंट्री है, ये नहीं कि गली है या कुछ घर है, पूरी कंट्री है। और इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। सबसे बड़ी लैंड किसके पास है अगर इस टाइम में पूछा जाए आपसे, तो वो रूस के पास है, ठीक है। तो दुनिया पर प्रभाव पड़ा, इससे दुनिया में ही इसे देखते हुए समाजवाद की स्थापना हुई और समाजवाद फैलने लगा, ठीक है। पूंजीवाद को चुनौती मिलने लगी, ठीक है। एक सेकंड।
देखिए पूंजीवाद को, हाँ कहाँ पे थे हम, समाजवाद फैला, पूंजीवाद को चुनौती मिलने लगी। ठीक है, पूंजीवाद वो हो गया मेरे भाई जिससे जो है ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं, सरकार इनसे कम कर वसूल पाती है और ये लोग जो है ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो उस टाइम पे सरकार ने ऐसा नियम बनाने, जब समाजवाद फैला और सरकारी सत्ताएं जब आई, तो सरकार ने इनको भी चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। इनके लिए नए नए टैक्स कर जैसी चीजें लाने लगी और इनसे भी कर वसूलने का प्रयास किया जाने लगा, क्योंकि ये जो मजदूर अमीर लोग जो थे, उनकी नजरों में अभी भी समाजवाद अच्छा नहीं था या समाजवाद लागू होना नहीं चाहिए था। तो सरकार ने इनको भी चुनौती दी मेरे भाई। ठीक है, इसको भी, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, देखिए ये हमारी क्लास अभी तक की यही है। ठीक है, ये जो है अभी तक मेरी क्लास यही हुई है, और ये सेकंड चैप्टर था मेरा 9th का। आई होप सबके समझ में आया है। ये मैं आपको बता दूं कि ज्यादा बड़ी क्लास नहीं कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, किस वजह से नहीं कर रहा हूं ज्यादा बड़ी क्लास मेरे भाई, कि मैं ज्यादा बड़ी क्लास इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि ना, ये छोटी रहेगी तो आपके समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी। जितनी ज्यादा छोटी होगी उतने ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मेरा भाई मैं यही मानना चाहता हूं कि मैं 1-1.5 घंटे की क्लास लेके, मुझे पता है हर बच्चा आज की डेट में नहीं पढ़ सकता है 1-1.5 घंटे की क्लास को, हर बच्चा। और ये इतना मॉडर्न जमाना है कि आज की डेट में हर व्यक्ति यही सोचता है भाई कुछ शॉर्ट में हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो मैं वही प्रयास करता हूं कि जितना छोटे तरीके से आपको समझा सकूं। और देखिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, जितना छोटे तरीके से मैंने आपको समझाया है, मैं इतना बोल सकता हूं आपसे कि आपको मैंने 60 to 70% सिलेबस में लेके आ गया सेकंड चैप्टर का आपका, उस मैंने इतना करा दिया आपको उस तरीके से, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने उठाए और उनमें भी मैंने थोड़ा विस्तार से पढ़ाया। तो आई होप सबके समझ में आया है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें आपके ऑप्शन रहेंगे अमीर बनना, समानता लाना, युद्ध करना या व्यापार बढ़ाना। आई होप अगर जो बच्चा इस क्लास को बड़े ही देखेगा, बड़े ही आसानी से, बड़ा ही आसानी से इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब दे देगा। ये आपका होमवर्क रहेगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन। बाकी ये आपकी क्लास कुछ देर में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और ये एमसीक्यूज आपके और कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनको मैं कल की क्लास में ऐड करा के दे दूंगा। आप उनको फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, मेरी ये क्लास यहीं तक रहती है। शाम को मिलते हैं 10th वाले बच्चों के साथ लाइव एसएसटी के सेकंड चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।